नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने पहले के हिंदी के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। पहला सवाल है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओष्ठ। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। जब हम ऊ को जब हम बोलते हैं तो हमारा उच्चारण जो होता है वो होठ के द्वारा होता है, तो इसलिए आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? हिंदी की आदि जननी इनमें से कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। अगला सवाल है, यथा समय कौन सा समास है? ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये जो शब्द देख रहे हैं यथा समय, ये कौन सा समास है? तो यथा समय अव्ययी भाव समास है। अब हम जान लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्ययी भाव जो समास होता है, इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है और इसका पूर्व पद अव्यय होता है। तो अब आप यहाँ सोच रहे हो कि अव्यय ये क्या होता है, ये अव्यय क्या है? तो जान लीजिए अव्यय क्या है। अव्यय वैसे शब्दों को हम बोलते हैं जिसके उपयोग में लिंग, वचन, पुरुष आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यथा समय में ये जो पूर्व पद यथा लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं यथा, तो ये जो है ये आपका अव्यय है और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये आपको जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो घर का पर्यायवाची पावक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावक। इसके अलावा आप यहाँ पे बी, सी और डी में देख रहे हैं सदन, शाला और निकेतन, तो ये तीनों घर के पर्यायवाची शब्द हैं और पावक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावक। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? आप ये वाक्य जो देख रहे हैं माँ ने बच्चे को सुलाया, यहाँ पर ये जो को लिखा हुआ है ये कौन से कारक की विभक्ति है आपको बताना है। तो कि ये कौन सी कारक है? तो ये है आपको कर्म कारक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म के साथ आपको को का यूज़ होता है, तो आप समझ गए होंगे कि ये कारक की कौन सी विभक्ति है, तो ये कर्म कारक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों एक ही जैसा पढ़ते हैं हम लोग, तो इसलिए याद रखिएगा कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है दात्री, परंतु आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात कितने प्रकार के होते हैं? तो निपात होते हैं आपको टोटल 9 प्रकार के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी है आपका आंसर। निपात 9 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि निपात क्या होता है। तो देखिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और यदि हम वैसे शब्द का प्रयोग करें किसी उस सेंटेंस में भार देने के लिए, तो वैसे शब्द को हम निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, तो, भी आदि, ये सारे आपको निपात कहलाते हैं। निपात कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहला होता है स्वीकारात्मक निपात, जैसे कि आपको हाँ, जी हाँ, ये सारे जिस वाक्य में आएंगे वो आपको हो जाएंगे स्वीकारात्मक निपात। फिर है नकारात्मक निपात, जिस वाक्य में नहीं, जी नहीं, ये आ जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा नकारात्मक निपात। फिर होता है निषेधात्मक निपात, यानी कि मत जिस वाक्य में आ गया, यानी कि प्रोहिबिशन आपको दर्शाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये है निषेधात्मक निपात। अगला है आदरार्थक निपात, इसमें क्या होगा, आपको क्या
या फिर न। क्या, न, ये जिस वाक्य में होगा वो हो जाएगा आदरार्थक निपात। फिर नेक्स्ट है तुलनात्मक निपात। जैसे कि आप अगर किसी दो लोगों का तुलना किया जाए, यानी कि सा शब्द का प्रयोग हो, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे तुलनात्मक निपात का यूज़ हो रहा है। जैसे कि इस लड़के से पढ़ना कठिन है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ सा का यूज़ हुआ है, तो ये कौन सा निपात है, तो तुलनात्मक निपात है, क्योंकि तुलना किया जा रहा है। फिर अगला है विस्मयार्थक निपात, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में काश का यूज़ हो, जैसे कि काश मैं दरोगा बन जाता, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे काश ये जो वर्ड है, तो इससे क्या पता चल रहा है, विस्मयार्थक निपात। फिर अगला है बलार्थक या फिर परिसीमक निपात, यानी कि जिससे कि किसी चीज़ के लिमिट पता चल रहा है, यहाँ तक, भर, केवल या फिर बस, तो ये सब आपको हो जाएंगे परिसीमक या फिर बलार्थक निपात। अगला है 8वां अवधारण बोधक, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में ठीक, लगभग ये सारे आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि ये अवधारण बोधक निपात है। फिर अगला और आखिरी है आदर सूचक निपात, यानी कि जब हम किसी को आदर सम्मान देते हैं, जैसे कि जी, हाँ, तो मतलब जी का यूज़ हो गया ना, जी, तो आप समझ लीजिए ये कौन सा निपात है, आदर सूचक निपात है। तो आई होप आपको निपात क्लियर हो गया होगा। तो निपात कितने प्रकार के होते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, सही वर्तनी छाटिया। आपको बताना है कि ज्योत्सना किस प्रकार लिखा जाता है, इन चारों में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना का, वो आप बताएं। तो ज्योत्सना जिस प्रकार ऑप्शन बी में लिखा है, ये है आंसर, सही है ऑप्शन बी। तो ज्योत्सना किस प्रकार लिखा जाता है आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार ऑप्शन बी में दिया है ये है शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से इनमें से किस में व्यंजन संधि है। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी, सत्कार। सत्कार जो है ये शब्द, ये व्यंजन संधि है। अब आप समझ लीजिए कि व्यंजन संधि क्या होता है। यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो, तो वैसे संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि यदि किसी व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या फिर स्वर वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो, तो वैसे संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, ये सत्कार जो ये शब्द है ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि इन चारों में से पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आंसर है ऑप्शन डी, परिधन आवरण। परिधन आवरण ये आपको पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो सर्वनाम जो होते हैं वो आपको टोटल 6 प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 प्रकार के। अब ये कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के बदले, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और इसके टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और आखिरी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये टोटल 6 इसके भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से होते हैं एक बार और सुन लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 हैं सर्वनाम के भेद। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक समास है। ये जो प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक, ये किस प्रकार का समास है। आपको बताना है कि प्रत्येक किस प्रकार का समास है। तो आंसर है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। प्रत्येक ये जो समास है ये अव्ययी भाव समास है। अभी आपको मैंने बताया कि ये अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है और इसका पूर्व पद जो होता है वो आपको अव्यय होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक कौन सा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है आपको इंद्राणी। तो आंसर है ऑप्शन सी, इंद्राणी। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इंद्राणी और इंद्राणी में। इंद्र का जो सही है वो है आपको इंद्राणी। तो याद रखिएगा इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्राणी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शुद्ध शब्द क्या है, संपूर्ण किस प्रकार लिखा जाता है, वो आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध वर्तनी किसका है, संपूर्ण किस प्रकार हम लिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस प्रकार ऑप्शन सी में संपूर्ण लिखा हुआ है, ये है आपका शुद्ध वर्तनी संपूर्ण का। संपूर्ण का शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन सी में, तो आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दावानल। जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीय का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अमीय का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि इन चारों में से अमीय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अमीय का पर्यायवाची शब्द है सुधा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सुधा। अमीय का और भी पर्यायवाची शब्द जान लीजिए। अमृत, पीयूष, मधु, सोम, अमी आदि, ये सारे जो हैं अमीय के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि अमीय मतलब अमृत हो गया, पीयूष हो गया, मधु, सोम, अमी, सुधा, ये सारे अमीय के पर्यायवाची शब्द होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नगर्भा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। इसके अलावा और भी पर्यायवाची शब्द हैं, वो जान लीजिए, जैसे कि धरती, भू, धरणी आदि और भी सारे हैं। तो आप याद रखिएगा कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रत्नगर्भा भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नगर्भा। अगला सवाल है, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। आंसर है ऑप्शन डी, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए। दांत और होठ दोनों से मिलकर जब उच्चारण होता है तो उसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। तो जब हम व का उच्चारण करते हैं तो हमारा दांत और होठ दोनों से मिल करके उच्चारण होता है, तो इसलिए व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? यानी कि आपको बताना है इन चारों में से किस में अशुद्धि नहीं है, यानी कि वो शुद्ध शब्द है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, किसी प्रकार कोई अशुद्धि नहीं है। तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, अधीन। ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, जबकि ये तीनों गलत है। तो अधीन आपको क्लियर हो गया होगा, अधीन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द इन चारों में से कौन सा है? तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी ये जो शब्द है ये आपको प्राण प्रिया का समानार्थी शब्द है। तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? वर्तमान में जो हम हिंदी यूज़ करते हैं ये किसका प्रचलित रूप है? तो ये है आपको खड़ी बोली का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वो है खड़ी बोली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चोर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो चोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो है आपको मोषक। तो यानी कि आंसर है आपका ऑप्शन सी, मोषक। तो जान लीजिए कि चोर के और भी अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। खनक, चौर, तस्कर, दस्यु आदि। यानी कि ये भी सारे जो भी हैं ये आपको चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? खनक, चौर, तस्कर, दस्यु और मोषक भी आपको ये चोर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? यानी कि पतझड़ का आपको विपरीतार्थक एंटोनिम्स बताना है कि पतझड़ का उल्टा क्या होगा। तो पतझड़ का उल्टा आपको बताना है, तो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वसंत। वसंत पतझड़ का उल्टा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश में कौन सा संधि है? ये जो शब्द है गिरीश, इसमें कौन सा संधि है? गिरीश में दीर्घ संधि है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है ये समझ लीजिए। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के आपस में मिलने से यदि उसी जाति के दीर्घ स्वर यानी कि आ, बड़ी ई, ऊ की उत्पत्ति हो तो उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ और अ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं, या फिर अ प्लस अधन आ ये भी मिलकर के आ का निर्माण करते हैं। तो जब ऐसे शब्द का निर्माण हो तो हम उसे क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है।
तो आंसर है ऑप्शन डी प्राण। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि चिन्ह में क्या गलती है, तो देखिए चिन्ह में गलत है, चिन्ह इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, जबकि प्राण सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राण। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है इन 4 शब्द में से किस में, वो आपको बताना है। तो आंसर है ऑप्शन सी लावा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रत्यय का यूज़ नहीं हुआ है। लावा जो ये शब्द है इसमें कोई भी प्रत्यय का यूज़ नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द इन चारों में से कौन सा है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताना है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। तो आंसर है ऑप्शन सी कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द हो जाएगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी कनिष्ठ। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो आंसर है ऑप्शन सी बचपन। बचपन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है ये जान लीजिए। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो, यानी कि अगर यदि कोई संज्ञा है जिससे कि व्यक्ति या वस्तु के गुण या फिर धर्म का बोध हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बचपन से क्या हो रहा है कि व्यक्ति के अवस्था के बारे में पता चल रहा है कि व्यक्ति किस स्टेज में भी है, तो ऐसे संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण इनमें से कौन सा होगा? तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। तो आंसर है ऑप्शन सी शैव। शिव का विशेषण है शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा है? तो अपादान कारक की विभक्ति है से। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। तो अपादान के साथ कारक की कौन सी विभक्ति का यूज हो रहा है? तो से। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी से। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द है आपको ऑप्शन ए वर्षा। वर्षा ये जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। अब समझ लीजिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में डायरेक्ट ज्यों का त्यों कर दिया जाता है बिना किसी परिवर्तन के, वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये मैंने कल के वीडियो में भी डिटेल में समझाया था। अगर आपने कल के वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कल के वीडियो को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आप समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द हो जाएगा वर्षा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। ये जो लोकोक्ति है इसका क्या अर्थ है? जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जिसके ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में कौन से उपसर्ग का यूज़ हुआ है, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वो आपको बताना है। तो आंसर है ऑप्शन डी पूरा। पुरोहित शब्द में पूरा उपसर्ग का यूज़ हुआ है। अब जान लीजिए कि ये उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग यानी कि इंग्लिश में हम जिसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बना दे उससे हम बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर पुरोहित में रोहित में आगे जुड़ करके पूरा पुरोहित का निर्माण किया, यानी कि रोहित शब्द में आगे जुड़ गया क्या? पूरा, जिससे कि एक नए शब्द का निर्माण हुआ पुरोहित। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आ जाए उसे हम अकारांत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि इन चारों में से घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। तो आंसर है ऑप्शन डी कंठ। देखिए, जिनका उच्चारण कंठ से हो वे कंठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि जितने भी क वर्ग में जितने भी आते हैं, जैसे कि क ख ग घ अंग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसीलिए घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध वर्तनी किस शब्द का है।
तो आंसर है ऑप्शन सी स्रोत। स्रोत ये जो शब्द है ये बिल्कुल ही शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव ये जो शब्द है इसमें किस प्रत्यय का यूज़ किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी आव। आव प्रत्यय का यूज़ हुआ है बहाव शब्द में। अब देखिए समझ लीजिए कि प्रत्यय क्या होता है। अभी मैंने आपको उपसर्ग बताया, अब प्रत्यय के बारे में जान लीजिए। प्रत्यय को हम इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, उपसर्ग को हम प्रीफिक्स कहते थे और प्रत्यय को हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स क्या होता है, यानी कि प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना दे उसे हम बोलेंगे प्रत्यय। तो यहाँ पर बहाव ये जो शब्द है इसमें आव अंत में लास्ट में जुड़ करके बहाव का निर्माण कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रत्यय का यूज़ हुआ है? तो आव। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जस दुल्हा तन बनी बराता, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जस दुल्हा तन बनी बराता, इसका अर्थ हुआ सभी साथी एक ही जैसे, यानी कि सभी साथी एक ही जैसे होते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। जस दुल्हा तन बनी बराता। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द है उद्गम। उद्गम ये जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, जबकि खेत, अजीब, कोट ये तत्सम शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्गम। अगला सवाल है, क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो क वर्ण क धन अ से बना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क धन अ। अगला सवाल है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? ये जो ऊष्म और संयुक्त है ये किसके प्रकार है? तो ये है आपको व्यंजन के प्रकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन। ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन आपने सुना होगा, तो ये उसी के प्रकार है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से, इन तीन ऑप्शन में से ए बी सी में से योजक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए योजक चिन्ह है आपको ये ऑप्शन बी। इस प्रकार जो लिखते हैं हम किसी दो शब्द के बीच में, उसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस प्रकार ऑप्शन बी में दिया है ये है आपका वो योजक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? आपको बताना है कि इन चारों में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा है आपको सभा। सभा ये जो शब्द है ये आपको समूहवाचक संज्ञा है। अब ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है ये समझ लीजिए। समूहवाचक संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो सभा शब्द है इससे आपको क्या पता चल रहा है कि लोगों, यानी कि सभा में कौन जुटेगा? लोग। तो लोगों की भीड़ जुटेगी तो लोगों का समूह जुटेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या हुआ कि लोगों या फिर वस्तुओं का समूह का बोध हो, तो उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है गिलास, अदालत, इन दोनों में से या फिर दोनों ही पुल्लिंग है। तो देखिए गिलास ये जो शब्द है ये आपको पुल्लिंग शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिलास। आगे बढ़ते हैं, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है? अरे उसने तो कमाल कर दिया। आंसर है ऑप्शन बी विस्मय बोधक वाक्य। यानी कि ये जो वाक्य है अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये जो वाक्य है ये विस्मय बोधक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर विस्मय प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये जो वाक्य है ये विस्मय बोधक वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवनत शब्द ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें किस उपसर्ग का यूज़ हुआ है? तो अवनत शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव। अभी मैंने आपको बताया कि उपसर्ग क्या होता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये अवनत शब्द में अव उपसर्ग का यूज़ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। यानी कि राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका आपको संयुक्त वाक्य बनाना है कि ये किस प्रकार बनेगा। तो ये देखिए जिस प्रकार ऑप्शन सी में दिया है ये है संयुक्त वाक्य। राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। राम घर गया उसने माँ को देखा, ये जो सेंटेंस है इसका संयुक्त वाक्य है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि ये जो मुहावरा है समुद्र मंथन करना, इसका क्या अर्थ होगा। तो समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। आगे बढ़ते हैं,
भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता आपको बताना है कि कौन है। तो भ्रमर गीत के रचयिता है सूरदास। तो आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है आज का, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? यानी कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा हो जाएगा विरोध करना का सही मुहावरा। तो आंसर है ऑप्शन बी, सिर उठाना। यानी कि आप पढ़ के आपको ऑप्शन पढ़ करके समझ आ गया होगा कि सिर उठाना यहाँ पर लग रहा है कि हाँ विरोध किया जा रहा है। तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी, सिर उठाना। विरोध करना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर उठाना। तो दोस्तों आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो में कोई नया इनोवेटिव चीज़ चाहते हैं, कोई कमी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।